हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रक्त और हमारा शरीर। ये पाठ दो बच्चों को लेकर बनाया गया है, लेकिन हकीकत में इससे हमें ये बात पता चलता है कि हमारे शरीर में रक्त जो है वो किस प्रकार का है और किस तरह से वर्क करता है। तो ये जो पाठ है, अनिल और उसकी छोटी बहन दिव्या जो है, एक परिचय दे रही हूँ थोड़ा सा उनके बारे में कि जो दिव्या थी उसको कुछ दिनों से थकान अनुभव हो रही थी। उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा था, तो भूख भी कम लग रही थी। अस्पताल में डॉक्टर को दिखाया, उसके भाई इसको लेकर गया अस्पताल में, तो उसने बताया कि शरीर में रक्त की कमी हो गई है। उसके खून की जांच कराई गई तो पता चला कि उसे एनीमिया हो गया। एनीमिया मतलब खून की कमी। जांच करने वाले डॉक्टर दीदी से अनिल ने पूछा कि एनीमिया क्या होता है। तब उन्होंने बताया कि ये जो है हमारे रक्त के दो भाग होते हैं। एक वह जो तरल होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें कई तरह के बहुत छोटे कण होते हैं। ये कण लाल, सफ़ेद और बिना रंग वाले तीन तरह के होते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। जब डॉक्टर दीदी ने अनिल को सूक्ष्मदर्शी से रक्त के लाल कण दिखाए, लाल कण गोल और बीच में दबे हुए बालूशाही की मिठाई जैसे लगते हैं। बालूशाही खाई है ना तुमने, उस तरह से। रक्त की एक बूंद में ऐसे लाखों कण होते हैं जिनका जीवन 4 महीने का होता है। शरीर में निरंतर नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट हो जाने वाले कणों का स्थान लेते रहते हैं। यानी ब्लड का सर्कुलेशन का जो है निरंतर चलता रहता है। कणों का निर्माण हड्डियों के भीतर मज्जा में होता है। हड्डियों के अंदर छोटी छोटी होती है मज्जा जिसको बोलते हैं, उसमें होता है। इनके निर्माण में प्रोटीन, लोहे वाले तत्व और विटामिन की आवश्यकता होती है। पौष्टिक भोजन जैसे हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा आदि में ये तत्व होते हैं। लाल कणों की कमी हो जाना ही एनीमिया रोग कहा जाता है। यानी सफ़ेद और लाल कण जो होते हैं, लाल कण जब कम हो जाते हैं तो क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। एनीमिया के मुख्य कारण पौष्टिक भोजन ना लेना। यदि कोई व्यक्ति पौष्टिक भोजन नहीं ले रहा है तो उसका कारण, जो बीमारी होती है उसके कारण, वो होती है एनीमिया। दूषित जल और दूषित खाने की वस्तुओं का प्रयोग, सफाई का ध्यान नहीं रखना, आंतों में कीड़े हो जाना आदि इसके कारण हो सकते हैं। भोजन से पहले हाथ साफ करने, ताज़ा भोजन करने और नंगे पैर न घूमने से एनीमिया से बचाव हो सकता है। यदि हम इस तरह का करें कि वो ताज़ा भोजन करें और नंगे पैर ना घूमें। सफ़ेद कण रोगाणुओं से शरीर की रक्षा करते हैं। इस पाठ में ये बताया गया है। ये चोट या घाव से बहते रक्त को रोकते हैं। घाव से खून बहना बंद ना हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इससे पहले घाव पर सफ़ेद कपड़ा बांध देना चाहिए। अधिक रक्त बह जाने पर रक्त चढ़ाने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो डॉक्टर दीदी ने जब इसको बताया अनिल को कि रक्त जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इस पाठ में बताया है कैसे रोगी के रक्त की जांच करके उसी वर्ग का रक्त उसे चढ़ाया जाता है। यानी ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, इस तरह से। तो सही रक्त की पूर्ति के लिए ब्लड बैंक होते हैं जहाँ चारों प्रकार का रक्त रहता है। यह रक्त रक्तदान करने वाले लोगों से प्राप्त होता है। 18 वर्ष से ऊपर की आयु का स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। रक्तदान से कमजोरी नहीं आती है क्योंकि शरीर में रक्त जो है वो लगातार निरंतर बनता रहता है। अनिल ने फिर ये सोचा कि बड़े होने पर वह भी नियमित रूप से रक्तदान करेगा और डॉक्टर दीदी ने भी उसको ये शाबाशी दी। तो ये पूरा पाठ का सार आपको मैंने समझाया कि इस पाठ में क्या है। अनिल और दिव्या नाम की 2 लड़की बच्चे हैं और जो दिव्या है वो थोड़ी सी कमज़ोर होती जा रही थी और उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा था। तो ये इस तरह से ये पाठ है आपको।
तो अपन आपकी रीडिंग कर लें, किताब निकाल लें और अपनी किताब को अपने सामने रखकर इस तरह से पढ़ें जिससे कि आपको समझ आ जाएगा कि मैं कहाँ पढ़ रही हूँ। और कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो मैं यहीं आपको बता भी दूँगी, ठीक है। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। रक्त और हमारा शरीर, ये पार्ट 6। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, मतलब बच्चा कमज़ोर है, लेकिन इन कुछ दिनों से वह उसे हर समय थकान महसूस हो रही है। उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा है, भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच करा कर देखते हैं, ऐसा डॉक्टर ने कहा। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल कैसे आना हुआ, ठीक है। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या के खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। जो कांच का टुकड़ा होता है ना, स्लाइड बोलते हैं उसको, उस पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया कि डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल दिव्या को एनीमिया है, चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेनी होगी और वह ठीक हो जाएगी। अनिल के जो मन में जिज्ञासा हुई वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। ये जानने के लिए कि तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। मतलब एनीमिया क्या है इसके बारे में जानने के लिए डॉक्टर दीदी ने कहा तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। डॉक्टर दीदी ने कहा, फिर बोली, अनिल देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, परंतु इसमें सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं और दूसरा भाग वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल कुछ सफ़ेद, कुछ ऐसा जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें विषाणु यानी प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, स्लाइड मतलब वही कांच का टुकड़ा, और उसे फोकस किया और मतलब उसके ऊपर सूक्ष्मदर्शी को लगाया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये लाल रक्त कण हैं। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से, अब देखो ये बताया आपको कि इस तरह से गोल गोल लाल रक्त के कण दिखाई दिए सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखने पर। तो स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। कल्पना मतलब सोच भी नहीं सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हों। देखो बालूशाही जैसा ही लग रहा है ना इसमें, देखो। हाँ दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है, यानी एक बूंद जो है रक्त में इनकी संख्या कितनी होती है? लाखों। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त लें तो इसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो, उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का इन कणों का ही काम है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ कल कुछ उससे अगले दिन, इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रहती है। तब तो कुछ दिन महीनों में ये ख़त्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा दी, बोली, नहीं ऐसा नहीं होता।
शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान लेते रहते हैं। यानी यह प्रक्रिया चलती रहती है, कुछ नष्ट होते हैं, कुछ बन जाते हैं, कुछ फिर नष्ट होते हैं और बनते रहते हैं। इस तरह से पता ही नहीं चलता शरीर को कि कब बन रहे हैं और कब मतलब नष्ट हो रहे हैं। यानी दोनों प्रक्रिया एक साथ होती रहती हैं तो पूर्ति अपने आप होती रहती है। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों में प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। मतलब जो तुम लेते हो ना पौष्टिक आहार, जो इस तरह का पौष्टिक आहार जिसमें हर चीज़ है, दूध है, अंडा है, मछली है, सब्जी है, फल हैं, ये सब चीज़ यह पौष्टिक आहार में आते हैं, गोश्त भी। और इस तरह से डॉक्टर दीदी उनको समझा रही है। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है और लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अब ये कौन क्वेश्चन कर रहा है? अनिल कर रहा है। अनिल ने किससे सवाल किया? दीदी से किया। दीदी बोली हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। यानी भारत देश में जो एनीमिया का कारण है वो है पौष्टिक आहार की कमी। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। यानी पेट में कीड़े हो गए, इसीलिए भी अब पौष्टिक उसको तो खा जाते हैं वो आहार को कीड़े, और फिर ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। हम ऐसा ही पानी पी लेते हैं कहीं से भी, या फिर ऐसा ही खाना खा लेते हैं बचा कुचा बासा, तो इससे क्या होता है धीरे धीरे वे हमारे पेट में पहुंच जाते हैं। अतः इनसे बचने के लिए ये आवश्यक है कि हमें पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ को ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें, साफ पानी पिएं। और हाँ, अनिल एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन का ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। यानी जो अंडे हैं वो ज़मीन के ऊपरी सतह पर एक कीड़ा होता है उसके पाए जाते हैं, और इससे क्या होता है इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते, यानी हमारे त्वचा पर बैठ जाते हैं और त्वचा के ही रास्ते जो रोम छिद्र होते हैं ना उसमें प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। यानी हम अच्छे स्थान पर ही शौच आदि करें। दीदी यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और ब्रह्माणु यानी प्लेटलेट कण भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? यदि आपने इतनी सारी बात बताई है तो मुझे ये वाली बात भी बताओ। तो दीदी बोली सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। वीर सिपाही कैसे हैं? जैसे एक सिपाही युद्ध के मैदान में दुश्मन को लड़कर भगा देता है और फिर हमारी जीत होती है, वैसे ही जो है दीदी कह रही है कि सफ़ेद कण हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलता है यानी अटैक करता है, तब यह कोशिश करता है करने की यानी बीमार होने की स्थिति आती है, तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते रहते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर करने नहीं देते। यानी रोगाणु जो हैं वो भीतर नहीं आकर बैठते। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। और बीमाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक स्थान विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की छोटी छोटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बीमाणु इस जाले से चिपक जाते हैं। इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है और जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। यानी किसी के भी जब रक्त बहने लगता है तो हमको
इस तरह की प्रक्रिया से वो बंद होता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि थक्का बन नहीं पा रहा है या बह जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर क्या करता है, पहले उसको खून को रोकने की व्यवस्था करता है। भाई ज़्यादा फट गया है, ज़्यादा घाव हो गया है, तो उसके ऊपर खून को रोकने की पहली व्यवस्था होती है। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ जाते हैं। मतलब डॉक्टर जो है वो उस त्वचा को दोनों तरफ से सिल देता है और उस ब्लड को बहने से रोकता है। किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक सफ़ेद कपड़ा बांध देना चाहिए। लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। कई बार क्या होता है, ज़्यादा खून नहीं बह जाता है, इसलिए ना बहे खून, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सफ़ेद कपड़ा बांध देते हैं। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। और यदि ऐसा कुछ हो जाए कि ये तो ब्लड बहुत सारा निकल गया और बनने में टाइम लगेगा, तो ऐसी स्थिति में ब्लड को तुरंत से सप्लाई किया जाता है, चढ़ाया जाता है। अनिल ने कहा, ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है। दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं कि मेरे रक्त में किसी का भी रक्त चढ़ जाए ना, सबके रक्त जो हैं, रक्त की जो शरीर में बहता है वो रक्त हर व्यक्ति के शरीर में अलग अलग प्रकार का है। तो अनिल ने कहा, ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम में आ सकता है। तो दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 वर्गों में बांट दिया गया है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। किसी को ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ओ है, इस तरह से, है ना। तो इस तरह से, लेकिन ज़रूरत के समय यदि इन रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा। ऐसी आपात स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति का खून बह गया और उस व्यक्ति का वैसा ही ग्रुप नहीं मिले, तो फिर इतनी जल्दी हम ब्लड कहाँ से लेकर आएंगे। तो उसके लिए सरकार ने एक व्यवस्था कही है कि सभी व्यक्तियों का ग्रुप का जो ब्लड होता है वो कहाँ मिलता है, ब्लड बैंक में मिल जाता है। लेकिन ब्लड बैंक में कब मिलता है, ऐसे तो सभी लोग ले लेंगे ब्लड बैंक में से, है ना, तो हर व्यक्ति ले लेगा, खरीद लेगा। लेकिन वहाँ पर सबसे पहले जो भी ब्लड लिया जाता है अपने ग्रुप का, उस व्यक्ति को वहाँ 1 यूनिट या 2 यूनिट, जितना भी वो लेता है उतना ही यूनिट ब्लड जो है वो जमा कराना पड़ता है, चाहे वो किसी भी ग्रुप का हो। जिससे क्या होगा कि वो व्यक्ति तो जमा करा जाएगा, अगला व्यक्ति जिसको ज़रूरत है वो व्यक्ति को वहाँ पर ब्लड उपलब्ध हो जाएगा। जैसे पैसे सभी लोग जमा कराते हैं, लेकिन लोग लोन भी लेते हैं, है ना, तो लोग अपने पैसे निकालते भी हैं। इसी प्रकार ऐसी प्रक्रिया जैसे बैंकों की होती है, वैसी ही प्रक्रिया ब्लड बैंक की होती है बच्चों, ठीक है। तो प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहाँ सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, यानी रक्तदान करते रहें, अपना रक्त जो है वो 1-1 यूनिट लोग देते रहें। ऐसी स्थिति में क्या होगा, वहाँ ब्लड बैंक में ब्लड जमा रहेगा और लोगों को जब भी ज़रूरत होगी तब वो तुरंत से वहाँ से रक्त ले सकते हैं। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ, अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो, 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं, यानी स्वस्थ भी हो और 18 से बड़ा हो। क्योंकि छोटे बच्चे रक्तदान नहीं कर सकते, उसका कारण है कि बच्चों के ब्लड निकल गया तो उनकी ग्रोथ के समय में ब्लड की बहुत आवश्यकता होती है, तो उस समय वो ग्रोथ कर रहे होते हैं। तो 18 वर्ष तक उन बच्चों से ब्लड नहीं लिया जा सकता। उसके बाद कोई भी बच्चा अपना ब्लड जो है वो अब बैंक में जमा करा सकता है।
एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी। ऐसा लोग सोचते हैं कि अरे रक्तदान कर दिया अब तो कमज़ोर हो जाएंगे, है ना, तो हमारे अंदर कहाँ से खून बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, खून जो है वो लगातार बनता रहता है और हम रक्तदान कर सकते हैं। किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, दीदी समझाते हुए बोली। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। तो ये जो पाठ है यतीश अग्रवाल, इसमें ये बताया गया है कि ब्लड की हमारे शरीर में किस तरह आवश्यकता है, ब्लड कैसे काम करता है, ब्लड कैसे बनता है, ब्लड को हम कहाँ से ले सकते हैं। तो ये सब आपको पाठ के द्वारा समझ में आ गया होगा बच्चों। और इस पाठ की रीडिंग करना अच्छे से, तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर भी कोई बात समझ नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरी बात, अब इसके प्रश्न उत्तर भेजूँगी, वो भी आप अपनी कॉपी में कर लेना। और इन प्रश्न उत्तरों को याद भी किया करो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, जिससे कि अगली जब भी कोई वीडियो आए तो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। बाकी तो वीडियो ज़रूर देखो, ये नहीं कि आप क्या करते हैं थोड़ा सा देखते हैं फिर बंद, मतलब नहीं देखते, या फिर एक वीडियो देख ली 2-4 नहीं देखी। ऐसा ना करें। सभी बच्चे नियमित रूप से पढ़ाई करें, अपना मन पढ़ाई में लगाएं बेटे, क्योंकि अब हमारे पास ये जो माध्यम है हमारा पढ़ाई का यही है फ़िलहाल। तो अब जब ऑफलाइन में स्कूल खुलेंगे तब हम आपको और समझाएंगे, लेकिन फ़िलहाल आप इसी के द्वारा पढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से पढ़ें, रीडिंग लगाएं, शब्दार्थ याद करें, प्रश्न उत्तर याद करें। इस तरह की प्रक्रिया अपनाएं जिससे कि आपकी कभी भी टेस्ट हो या कभी परीक्षा हो या कुछ भी हो तो आप तुरंत तैयार रहें। तो वीर सिपाही बनिए अपनी ज़िंदगी के। ठीक है, हैव ए नाइस डे।